नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम कांकस चैनल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरओ, पीसीएस और पीसीएस जे आदि के प्रत्येक वर्ष की परीक्षा के प्रश्नों की विषयवार टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है। इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य आयोग द्वारा अपनाए गए परीक्षा पैटर्न की जानकारी देना, जिससे आप सही दिशा में तैयारी कर सकें। साथ ही प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार करके परीक्षा के दौरान होने वाली आसान गलतियों को सुधारना है। इस टेस्ट सीरीज के तहत अभी तक हम लोगों ने आरओ 2021 प्री और मेंस परीक्षा में आए हुए इतिहास, विज्ञान, पर्यावरण, राज्य व्यवस्था, भूगोल और सामाजिक आर्थिक विकास विषय के प्रश्नों को सॉल्व किया है। उस क्रम में अब हम आखिरी टॉपिक उत्तर प्रदेश विशेष को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आरओ परीक्षा 2021 के जितने प्रश्न अभी तक आए थे, जितने टॉपिक से आए थे, उन सब को हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए उत्तर प्रदेश विशेष से आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित की गई थी, किसके द्वारा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना या यूपी डास्प किसके द्वारा प्रायोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, आप भी हमारे साथ साथ प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर सी सही है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना या यूपी डास्प जिसे कहते हैं, यह विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए है 2016, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन सी है 2018 और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये है ऑप्शन बी सही है, 2017 में हुई थी। ठीक है ना। और इसका उद्देश्य था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना। क्या था? 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना था। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य था वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है, भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। ठीक है, तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सही है। भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक प्रदेश है, ये भी सही है। हालांकि एक बार जो है 0.1% से राजस्थान आगे हो गया था, लेकिन वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तीसरा है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चावल का उत्पादक उत्तर प्रदेश नहीं है, क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो ये गलत है। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें ऑप्शन ए है सिर्फ ए सही है, सिर्फ 2 3 सही है, सिर्फ 1 2 3 सही है और डी ऑप्शन है सिर्फ 1 और 2 सही है। तो कौन सा सही है? डी ऑप्शन सिर्फ 1 और 2 सही है। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में गन्ना, क्या? गन्ना, गेहूं,
अमरूद, आलू, दूध और आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है? कौन कौन सा? गन्ना, गेहूं, अमरूद, आलू, दूध और आम का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। वहीं चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। चावल कहाँ सबसे ज्यादा है? पश्चिम बंगाल है। जबकि उत्तर प्रदेश का स्थान चावल के मामले में दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चावल के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, जबकि गन्ना, गेहूं, अमरूद, आलू, दूध और आम का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मतलब जीआई टैग। तो ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए है नजीबाबाद, ऑप्शन बी है खुर्जा, ऑप्शन सी है निजामाबाद और ऑप्शन डी है कासगंज। तो ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग किसको मिला है? यह है निजामाबाद। निजामाबाद कहाँ है? आजमगढ़ में है। कहाँ है? आजमगढ़ में है निजामाबाद, और उसी को ही ब्लैक पॉटरी का जीआई टैग मिला है। ठीक है ना, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद की काली मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्कीर्ण चांदी के पैटर्न के साथ ये मिट्टी के बर्तन अपने गहरे चमकदार बनावट के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है, फिर ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा गया। बताइए, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है मुरादाबाद। तो कौन सा मिलियन शहर नहीं है? देखिए, आगरा है, प्रयागराज भी है और मेरठ भी है। तो मुरादाबाद जो है यह मिलियन शहर नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है इसमें। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 7 जिले, कितने जिले? 7 जिले मिलियन शहर हैं। ध्यान रखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 7 जिले मिलियन शहर हैं। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। ठीक है ना, तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 7 जिले मिलियन शहर हैं, जिसमें एक है कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आगरा, पांचवा वाराणसी, छठा मेरठ और सातवां प्रयागराज। ठीक है, तो इसमें मुरादाबाद नहीं है, तो वो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ठीक है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती। ऑप्शन ए है बलरामपुर, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है कुशीनगर और ऑप्शन डी है लखीमपुर खीरी। तो किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती? देखिए, बलरामपुर की लगती है, श्रावस्ती की भी लगती है और लखीमपुर खीरी की भी लगती है। कुशीनगर की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों, कितने जिलों? 7 जिलों। अभी देखिए 7 मिलियन शहर पड़े हैं, अब 7 जिले भी हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज, ये 7 जिले हैं। इनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक है ना, कौन से 7 जिले हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। तो कुशीनगर की सीमा नेपाल से नहीं लगती। ठीक, तो वो गलत है। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, 7वां प्रश्न है, पार्वती आरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है? देखिए पार्वती अरंगा रामसर स्थल की चर्चा है, तो देखिए इसमें कौन सा स्थल सही नहीं है? ऑप्शन ए है, कथन एक है, नंबर 1, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। ठीक है, तो गोंडा जिले में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यह एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है ना, तो ये भी सही है। तो 1 2 दोनों सही है। ठीक है, पार्वती अरंगा सी ऑप्शन सही है, इसमें दोनों सही है। पार्वती अरंगा गोंडा में है और पक्षी अभयारण्य भी है, तो 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए पार्वती अरंगा, देखिए अरंगा है, पार्वती अरंगा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। यह 722 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। ठीक है ना, पार्वती अरंगा रामसर स्थल। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? अब कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए है चेरो, ऑप्शन बी है गोंड, ऑप्शन सी है खरवार और ऑप्शन डी है सहरिया। तो इसमें कौन सी जनजाति है जो वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो देखिए ये होगा ऑप्शन डी, सहरिया है। सहरिया नहीं पाई जाती, जबकि चेरो, गोंड और खरवार ये तीनों वाराणसी जिले में पाई जाती हैं। ये आरओ परीक्षा मेंस की परीक्षा 2021 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है अगली परीक्षा के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियां हैं चेरो, गोंड, खरवार, ओझा, नायक, धुरिया भी याद करिएगा, धुरिया आदि। ठीक है ना, तो वाराणसी जिले में जो पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं? चेरो है, गोंड है, खरवार है, ओझा है, नायक है, धुरिया है। ठीक है, और सहरिया जनजात जो है वो ललितपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ललितपुर जिले में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम बार बार इसको इसलिए दोहरा देते हैं कि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार में सब याद हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया क्या है? झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है काशीनाथ सिंह, ऑप्शन बी है नीरजा जाधव, ऑप्शन सी है अब्दुल बिस्मिल्लाह और ऑप्शन डी है अजय मिश्र। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक, अगले प्रश्न इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन पर, ठीक है, बुनकरों के जीवन पर आधारित है। अब देखिए झीनी झीनी ये बीनी चदरिया है ना, तो बुनकर बीनने का काम करते हैं, तो यह उपन्यास बुनकरों के जीवन पे आधारित है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, कौन सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं और उनका स्थान और क्षेत्र दिया है, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं ये बताना है आपको। देखिए जल विहार का मेला बुंदेलखंड दिया है, दूसरा दिया है बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल दिया है, तीसरा बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल दिया है और चौथा शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर दिया है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए जल विहार बुंदेलखंड दिया है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल दिया है, तो जल विहार भी सुमेलित है, बटेश्वर का मेला भी सुमेलित है, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं लगता है, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है, तो ये भी सही है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सही नहीं है? बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं लगता है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए बलदेव छठ का मेला पश्चिमांचल क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना, ये पूर्वांचल से संबंधित नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, बलदेव छठ का मेला पश्चिमांचल क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? स्थान दिया है और उत्तर प्रदेश के जिले दिया है, कौन सा किस जिले में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए में है बटेश्वर, किस जिले में है? आगरा दिया है, तो सही है। संकिसा फर्रुखाबाद दिया है, ये भी सही है। बिठूर कानपुर दिया है, ये भी सही है। तो देवा शरीफ जौनपुर दिया है, ये गलत है। देवा शरीफ कहाँ है? देवा शरीफ है बाराबंकी में। कहाँ है? देवा शरीफ है बाराबंकी में, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही होगा, जौनपुर में नहीं है देवा शरीफ, बाराबंकी में है। देखिए इसका सही सुमेल इस प्रकार है, बटेश्वर है आगरा, देवा शरीफ है बाराबंकी, संकिसा है फर्रुखाबाद और बिठूर दिया है, तो ये है कानपुर नगर, ठीक है ना। तो ये सही सुमेलित है, देवा शरीफ जौनपुर में नहीं बल्कि बाराबंकी में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? ये बताना है आपको कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए है बिजनौर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है सहारनपुर और ऑप्शन डी है जेपी नगर। तो गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो 12वां का ए ऑप्शन सही है, बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया से इसका निकास होता है। मतलब बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है और बलिया से ये यूपी से बाहर जाती है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो ये 2008 में घोषित किया गया, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा उद्देश्य है कि आप परीक्षा में होने वाली आसान गलतियां करना बंद कर दें, जिससे आपका प्री का जो स्कोर है वो तेजी से ग्रोथ कर जाए, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है गोरखपुर और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है ना। 13 का ये सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 1989 में। कब की गई? इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसे सीमैप भी कहते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है गोरखपुर और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ स्थित है? यह है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान या सीमैप कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान सीमैप लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है किसका सुमेल नहीं है। एक तरफ दिया है संस्थान और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति दी है, तो आपको ये बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। देखिए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है गाजियाबाद दिया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा भारतीय दलहन, देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान क्या है?
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर दिया है, बिल्कुल सही है, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये गलत है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर नहीं है, कहाँ है? वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है। अगर भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान कहा जाए तो कहाँ है? वो झांसी में है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ दिया है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो इसमें सी ऑप्शन गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, एकदम सही जवाब है। दूसरा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, एकदम सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, बिल्कुल सही। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ठीक है ना, चलिए ये देखिए नोट, मार्च 2022 में क्या है? मार्च 2022 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का पुनर्नामकरण किया गया है, जिसका नाम रख दिया गया है राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 2022 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, ये हो गया NCON और F, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ऑप्शन ए है नौचंदी का मेला, ऑप्शन बी है बाबा का मेला, ऑप्शन सी है फूलडोल का मेला और ऑप्शन डी है बटेश्वर का मेला। तो किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ये देखिए है ऑप्शन ए, नौचंदी का मेला है। नौचंदी के मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन ए सही है। देखिए, मेरठ के नौचंदी नामक स्थान पर नौचंदी मेला लगता है। किस स्थान पर? नौचंदी नामक स्थान पर। यह मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। क्या है? हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। नौचंदी मैदान में जहां नौचंदी देवी का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, वहीं मंदिर के सामने वाले जो मियाँ हैं, ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति सालार मसूद की मजार भी है। मतलब नौचंदी के जो मैदान है वहां एक तरफ मंदिर है और एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति सालार मसूद की मजार भी है, तो इसलिए वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। ठीक है ना, 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखिए आपको बताना है कोयला आधारित बिजली संयंत्र। तो ऑप्शन ए है डार्लीपाली, ऑप्शन 2 है दादरी, ऑप्शन 3 है सिंगरौली और ऑप्शन 4 है विंध्याचल। एक से अधिक उत्तर है, इसमें बताना है कि कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र है इसमें जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, तो देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1 और 3 दिया है, 2 और 3 दिया है और 2 और 4 दिया है, 3 और 4 दिया है। तो इसमें है, देखिए एक दादरी है और दूसरा सिंगरौली है। दादरी गैस का भी है। ठीक है, तो गैस और कोयला दोनों का है दादरी में और दूसरा सिंगरौली में है। ठीक है ना, तो 2 और 3 सही है। ये किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में है, 2 और 3 सही है। ठीक है ना, दादरी और सिंगरौली 2 कोयला आधारित विद्युत संयंत्र हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए सिंगरौली और दादरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह दोनों एनटीपीसी के स्वामित्व वाले कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं, जबकि डार्लीपाली संयंत्र कहाँ है? उड़ीसा में और विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थित है।
ध्यान रखिएगा, विंध्याचल उत्तर प्रदेश में नहीं है। विंध्याचल संयंत्र जो है, विंध्याचल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, विंध्याचल संयंत्र की बात कर रहे हैं। विंध्याचल संयंत्र उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। और डार्ली पाली जो है वो संयंत्र उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 18वां प्रश्न है, जा दिन जन्म भयो फिर डॉट 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 का धरती धसी अढ़ाई हाथ। आप समझ गए होंगे। उपर्युक्त तो उक्ति लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो आप बताइए ये किसके लिए गाया गया है? ऑप्शन ए है विद्याधर, ऑप्शन बी है माहिल, ऑप्शन सी है आल्हा और ऑप्शन डी है परमार्दिदेव। तो किसके लिए ये गाया गया है? ये आल्हा के लिए गाया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही है। देखिए जा दिन जन्म भयो फिर आल्हा का धरती धसी अढ़ाई हाथ, ऐसे होता है। लोकोक्ति का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र के आल्हा से है। ठीक है ना, आल्हा जो है यह वीर गाथा काल के महाकवि जगनिक ने लिखा था। किसने? जगनिक द्वारा रचित तथा परमाल रासों पर आधारित एक महत्वपूर्ण छंदबद्ध काव्य। जगनिक ने क्या लिखा था? परमाल रासों, उस पर आधारित एक महत्वपूर्ण छंदबद्ध काव्य है। इसमें महोबा के वीर कौन थे? एक थे आल्हा और दूसरे थे उदल। आल्हा उदल की वीरता की गाथा का वर्णन है। तो परमाल रासों की रचना अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या बताएंगे? जगनिक ने की थी। ठीक है ना, जगनिक ने की थी। इसमें आल्हा और उदल की कहानी है। ये महोबा क्षेत्र के दो वीर थे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 19वां और आखिरी प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में लोकगीत दिया है उत्तर प्रदेश का, और सूची 2 में गायन का अवसर दिया है, कब कौन सा लोकगीत गाया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए पहले में दिया है ऑप्शन में चैती, उसके सामने संस्कार गीत दिया है, दूसरा कजरी है, ब्रज का लोकगीत दिया है, तीसरा रसिया है, विवाह एवं मौसमी गीत दिया है, और चौथा है सोहर, ये दिया है मौसमी गीत। तो देखिए जो चैती होता है ना, चैती होता है वो मौसमी गीत होता है। चैती मौसमी गीत होता है। तो एक का 4 हो गया, एक का हो गया 4। कजरी जो है विवाह और मौसमी दोनों होता है, तो ये 3 हो गया। रसिया आप जानते हैं ब्रज का लोकगीत है, तो ये 2 हो गया। और आखिरी था सोहर, सोहर जो है संस्कार गीत है, तो उसका हो गया 1। सोहर संस्कार गीत है तो 1 सही होगा। तो 4 3 2 1 देखते हैं, ऑप्शन ए में है 4 3 2 1, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सही सुमेल निम्नवत है। देखिए चैती जो है, चैती मौसमी गीत है, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है, रसिया जो है ये ब्रज का लोकगीत है, जबकि सोहर जो है ये संस्कार गीत है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ये आरओ परीक्षा 2021 के प्री और मेंस में आए हुए यूपी स्पेशल के 19 प्रश्न थे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो है 2021 आरओ परीक्षा प्री और मेंस का जो हमने शुरू किया था कि विषय वाइज हमने अलग अलग प्रश्नों को करके उनका सॉल्व कराया। तो 2021 की परीक्षा से संबंधित सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया है। सिर्फ करंट के प्रश्न बचे हुए हैं, जिसका अब सॉल्व कराने का कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज जो है 2021 आरओ प्री प्लस मेंस परीक्षा की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अब हम एक नई सीरीज लेके आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।